સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓની અંદર ગુજરાતમાં બીજેપી કોંગ્રેસની સાથે આમ આદમી પાર્ટી પણ આ વર્ષે મેદાનમાં છે, આ વખતે મેદાનમાં છે. પ્રચંડ પ્રચાર ત્રણેય પક્ષો કરી રહ્યા છે. શું છે આમ आदमी पार्टी की रणनीति? बात करीશું दिल्लीના मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से. अरविंद जी, आपका स्वागत है. नमस्कार. मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि प्रचार तो आप लोग कर रहे हैं, कितना सीरियस है गुजरात को लेकर? देखिए, पिछले 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. 6 साल में दिल्ली में हम लोगों ने जो जो काम किए वो एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं. एक आम आदमी क्या चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छी बिजली मिले, उसे अच्छा पानी मिले, उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको अच्छा अस्पताल में इलाज मिले. ये सारी चीज़ें हमने दिल्ली में की. दिल्ली के कामों की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है. तो गुजरात से कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, जैसा काम आपने दिल्ली में किया ऐसा गुजरात में भी होना चाहिए. दिल्ली में लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है और आपको जान के ताज्जुब होगा, फ्री बिजली मिलती है. तो गुजरात के लोग भी कहते हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए. तो गुजरात के लोगों के बहुत ज़्यादा वो करने पे आम आदमी पार्टी ने तय किया कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात में पूरी गंभीरता के साथ सभी चुनाव लड़ेगी. तो आने वाले पंचायत चुनाव और काउंसिल के चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है. और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और वहाँ के लोग लड़ेंगे, गुजरात के लोग लड़ेंगे चुनाव. अरुण जी, लेकिन ये सब कुछ तब हो पाएगा कि जब आम आदमी पार्टी बॉडी बना पाए, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या असेंबली हो. क्योंकि गुजरात का इतिहास रहा है, बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर कभी भी तीसरी पार्टी सक्सेस नहीं हुई. ऐसे में क्या उम्मीद है, कैसे जीत पाएंगे आप? नहीं, जो आपने कहा कि तीसरी पार्टी, तीसरी नहीं दूसरी पार्टी, वो तो एक ही पार्टी है. बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही पार्टी है. कांग्रेस तो बीजेपी के लिए ही काम करती है. कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है. अगर बीजेपी को 2-4 एमएलए कम पड़ जाएं तो फिर वो कांग्रेस सप्लाई करती है कि चलो बना लो सरकार, हमसे ले लो, हमसे खरीद लो. तो दोनों एक साथ मिलके काम करती हैं. अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष था ही नहीं. तो आम आदमी पार्टी पहली बार एक मजबूती के साथ सामने आई है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है. मुझे बेहद खुशी है जिस तरह से गुजरात के लोगों का प्यार, मोहब्बत, विश्वास मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है. हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिलेगा. पिछले कुछ दिनों के दौरान आपने देखा होगा जो रोड शो हुए, मनीष सिसोदिया जी अभी गए थे, संजय सिंह जी अभी गए थे, जो सभाएं हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं. और जो लोग बीजेपी के कट्टर वोटर थे वो भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया बदलाव का. पिछले 25 साल से यहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार है. क्यों है? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था. अरविंद जी, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ का जो भी वोट होगा, अब तक कांग्रेस लड़ती थी, अब आप भी लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ का जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा. तो नेचुरली जीत जो है वो तो बीजेपी के कैंडिडेट्स की हो सकती है. ऐसा लगता है. मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोटा दिल्ली में भी ऐसे ही था. दिल्ली में पहले 2 पार्टियां थी. तो जब हम आए तो लोगों ने कहा कि ये तो वोट बट जाएगा और ये पार्टी जीत जाएगी. चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है. उम्मीद किस पार्टी से है? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है. 25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को जो देना था दे दिया. अब उनके पास और कोई नया आइडिया नहीं है, उनके पास नया कुछ देने के लिए नहीं है. आम आदमी पार्टी एक नई उम्मीद लेके आई है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात के स्कूल अच्छे हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हैं? नहीं है. क्या गुजरात के सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है? नहीं होता है. क्या गुजरात के अंदर बिजली सस्ती है? नहीं है. गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी है, देश के जो सबसे महंगी बिजली है उनमें आती है. दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली फ्री में मिलती है. तो गुजरात के आदमी ने क्या कसूर किया? उसे नहीं मिलनी चाहिए? आपको भी मिलनी चाहिए.
आपका ये जितने क्रू के लोग हैं इनको भी फ्री में बिजली मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। गांव के लोगों को, गुजरात के गांव में, शहर में, मोहल्ले में लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है, हमने करके दिखाया है। वही मॉडल अब एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी नया एजेंडा लेके गुजरात के लोगों के पास जा रही है। अरविंद जी देखिए, जड़े जमाना मुश्किल तो है आप लोगों के लिए, क्योंकि उस स्टेट में आप जड़ाना चाहते हैं जहां सबसे मजबूत संगठन है बीजेपी का। आप लोग नए संगठन नहीं, आप भी जानते हैं कि राजनीति में टिकना है या तो जड़े जमानी है तो संगठन चाहिए। इस प्रकार को जो संगठन नहीं है उसको आप कैसे झेल पाएंगे? मैं सहमत हूं आपसे, संगठन हमारी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के अंदर जबरदस्त संगठन है, लेकिन आज चुनाव लड़ने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। एक होती है उम्मीद और एक होती है संगठन। गुजरात के लोगों को उम्मीद आम आदमी पार्टी से है और आने वाले समय में होगी। हम जो एजेंडा लेके जा रहे हैं, या तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार उस एजेंडे को पूरा कर दे, अभी तो 2 साल है उनके पास, और अभी तो निकाय के चुनाव है, इसमें तो समय नहीं है। या तो बिजली मुफ्त कर दे गुजरात में, सारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दे जो हमारा एजेंडा है, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दे, पानी फ्री कर दे, हम महिलाओं का फ्री बसों में सफर होता है वो कर दे। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, इतने मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी लेके जाते हैं उनको, जगह जगह चारों धाम की यात्रा कराते हैं, जगह जगह यात्रा कराते हैं, वो करा दे। अगर वो नहीं करा सकती तो गुजरात के लोग इस नए एजेंडा के ऊपर तो वोट देना चाहते हैं। गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 साल में विकास हुआ, ऐसे गुजरात के अंदर भी होना चाहिए। अरुण जी, आप हर चीज मुफ्त में बता रहे हैं, एजुकेशन मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, कैसे संभव है? सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। आप दिल्ली आए हैं, यहाँ पे बगल में वजीरपुर है, वजीरपुर में अभी एक फ्लाईओवर बना 2 साल पहले। ये फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, हमने समय से पहले 200 करोड़ में पूरा कर दिया। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे तो बहुत वाक्य देखे होंगे कि 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनते 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 1000 का बनता है, 1500 करोड़ का बनता है। 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बनते हुए कभी सरकारी काम में देखा है? इंजीनियर को लगेगा ये 125 करोड़ बन रहे हैं, इसको मैं रिश्वत लेके अपनी जेब में ही डाल दूं, कोई पूछेगा भी नहीं, 325 का बनना था 325। हमने दिल्ली में हर काम में पैसे बचाने चालू किए, हर काम में। उससे जो मेरा पैसा बचता गया, उस पैसे से, ये तो मेरा पैसा नहीं है, मैं तो अपनी जेब से नहीं दे रहा, जनता का पैसा था, जनता के पैसे को मैंने बचाया। उस पैसे से हमने बिजली फ्री कर दी, फिर और पैसा बचा, उससे पानी फ्री कर दिया, फिर और पैसा बचा, सारे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। उसी जनता के पैसे को बचा बचा के, भ्रष्टाचार को खत्म कर करके हमने ये किया। हर स्टेट में हो सकता है। हमने आज देश के अंदर ये साबित करके दिखा दिया कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अब देखिए, मॉडल स्टेट की बात करते हैं, एक और आपका दिल्ली का मॉडल है, लेकिन गुजरात का मॉडल आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, देश भर में प्रचलित है। देश ने देखा है गुजरात का मॉडल, और गुजरात के मॉडल की ज्यादा चर्चा पिछले 1.5-2 दशक से हुई। तो गुजरात का विकास मॉडल चलेगा या दिल्ली का? इसमें कोई किसी के मॉडल को खराब कर बताना या अच्छा बताना वो नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। अगर गुजरात में कोई अच्छे काम हुए उसको हम दिल्ली में करेंगे, दिल्ली में अच्छे काम हुए उसको गुजरात में करना चाहिए। तो अभी दिल्ली के अंदर जो जो अच्छे काम हो रहे हैं वो काम 70 साल में आजादी के बाद पहली बार हो रहे हैं। आज तक 70 साल के, अच्छा एक चीज बताइए, इस देश के अंदर 70 साल में इतने राज्यों के अंदर देश में इतने चुनाव हुए, कोई एक पार्टी पिछले 70 साल में बता दीजिए जिसने चुनाव के दौरान आके कहा हो कि मैंने तुम्हारे बच्चों के स्कूल अच्छे किए थे इसलिए वोट देना, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल अच्छे किए थे इसलिए वोट देना, मैंने तुम्हारी बिजली मुफ्त की थी इसलिए वोट देना। 70 साल में किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क पे वोट मांगा? नहीं मांगा। गुजरात में तो विकास मॉडल पे ही वोट मांगा गया। गुजरात में मॉडल तो कोई और है, मतलब जिस चीज पे वोट मांगा जाता है,
मैं तो खुद वहाँ पे देख के आया था, और आपके दर्शक अभी जितने देख रहे हैं वो खुद ही बताएंगे कि क्या जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा से खुश हैं। जिन लोगों के बच्चे गुजरात में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो नहीं मानते कि हर दूसरे दिन अनाप शनाप फीस बढ़ा दी जाती है? दिल्ली में पिछले 6 साल में किसी प्राइवेट स्कूल को हमने फीस नहीं बढ़ाने दी। प्राइवेट स्कूलों को अनुशासन में रखा है हम लोगों ने। ऐसा कौन सा राज्य है पूरे देश के अंदर जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है? केवल दिल्ली है। तो हमने वो सारे काम किए जो एक आम आदमी की जिंदगी को छूते हैं, वो किसी पार्टी ने नहीं। लेकिन अरविंद जी, दिल्ली की एक स्टेट की बात अलग है, देश की बात अलग है। क्या अरविंद केजरीवाल का संकल्प या ख्वाब दिल्ली मॉडल को देश भर में ले जाकर आम आदमी पार्टी का दायरा जो है देश भर में बढ़ाना है? मेरा देश के लोगों को केवल एक ही संदेश है। हमारा देश दुनिया की सुपर पावर बन सकता था, हमें जानबूझ के 70 साल में गरीब रखा गया। हमारा देश में जो इतनी गरीबी है, हम लोगों को जानबूझ के गरीब और जानबूझ के अनपढ़ रखा गया। अगर 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सकती है, गरीब से गरीब बच्चे को, 70 साल में हमारे बच्चों को क्यों नहीं दी गई? हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता था। मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि जब भगवान ने इस पृथ्वी पे, जब इस पृथ्वी की संरचना की, तो उसने सबसे खूबसूरत देश भारत को बनाया, और जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसने सबसे इंटेलिजेंट आदमी भारत के अंदर पैदा किए। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारा दुर्भाग्य है कि जब अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तो जितनी टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी आप देखिए, वहाँ पे सारे इंडियंस बैठे मिलेंगे आपको, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, सब वहाँ पे। भारत पिछड़ा क्यों रह गया? भारत पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि भारत की राजनीति खराब है, भारत की राजनीति भ्रष्ट है। मेरा जो सवाल था अरविंद जी ये है कि दिल्ली के बाद और अलग अलग स्टेट, अब गुजरात, क्या आप पॉलिटिकल दायरा जो है आम आदमी पार्टी का वो बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रयास है, और इस करने के चक्कर में कहीं डिफोकस तो नहीं हो जाएंगे? आम आदमी पार्टी, हम बहुत छोटे लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आज से 7-8 साल पहले तक कोई इस देश में जानता भी नहीं था कि कौन अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के लोगों ने और दिल्ली के पिछले 6 साल के हमारे सरकार के काम ने इस देश के लोगों में एक उम्मीद पैदा की है कि यार हो तो सकता है, स्कूल ठीक हो तो सकते हैं, अस्पताल ठीक हो तो सकते हैं, सड़क ठीक हो तो सकती है, बिजली ठीक हो तो। अब पूरे देश के अंदर लोगों की जहां जहां मांग होगी, जहां जहां से लोग कहेंगे कि आप आइए और हमारे यहां भी आप करिए, हम वहां जाएंगे। आप भी जानते हैं अरविंद जी की डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदुत्व की बात पर भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, और गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी भी मानी जाती है। अब पहले भी गुजरात में घूम चुके हैं, आपको क्या लग रहा है हिंदुत्व का जो कार्ड है बीजेपी का, खास करके गुजरात में, उसके सामने आम आदमी पार्टी कैसे टिक पाएगी? मुझे नहीं पता इनका हिंदुत्व की क्या लेबोरेटरी है। मैं आज आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में हिंदू परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल रही है। मैं हिंदुओं के परिवारों से पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो क्या गुजरात के हिंदुओं को गुजरात की भाजपा सरकार अच्छा इलाज दे पाई? नहीं दे पाई। मैं गुजरात के सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि दिल्ली के किसी भी हिंदू परिवार को फोन करके पूछना, दिल्ली के सभी हिंदू परिवारों को केजरीवाल ने अच्छे अस्पताल दिए, अच्छे स्कूल दिए, फ्री बिजली दी, अच्छी सड़क दी, अच्छे स्वास्थ्य दिया, अच्छी सड़कें दी, अच्छी नालियां दी। तो जो कुछ हमने दिल्ली के हिंदुओं को अच्छा दिया, वो हम गुजरात के हिंदुओं को भी देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हिंदुओं को नहीं दे पाई। अब क्योंकि बार बार शिक्षा की बात करते हैं, किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, या तो क्या कुछ रोड मैप है गुजरात की एजुकेशन को लेकर? हम चाहते हैं कि कोई बच्चा चाहे गरीब का पैदा हो चाहे अमीर का पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज हमारे देश की गंदी राजनीति की वजह से हमारे देश के अंदर डबल शिक्षा प्रणाली बन गई है। एक है कि अगर गरीब का बच्चा होगा सरकारी स्कूल में जाएगा,
उसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, गरीब का बच्चा बड़ा होकर मजदूर बनेगा, बड़ा होकर गरीब रह जाएगा। अमीर का बच्चा होगा, पैसे वाले का बच्चा होगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, अंग्रेजी सीखेगा, बड़ा होकर वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया, और मैं चाहता हूं आज आप दिल्ली आए अपना पूरा क्रू लेके, आप दिल्ली का कोई मेरे से बिना पूछे आप अपने क्रू को किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में ले जाइए। दिल्ली का कोई भी सरकारी स्कूल आज कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, आईआईटी तो दिल्ली का देश का सबसे अच्छे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इस बार 425 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उन्होंने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की है। हमारे कितने बच्चे इस बार डॉक्टरी में गए हैं, दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चे, कितने बच्चे वकील बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं। और मैं बहुत कई बार बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों से, क्या फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं आजकल हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे, जो कि कॉन्वेंट के प्राइवेट बच्चे बोलते हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे अस्पताल खोलने हैं, इंडस्ट्री खोलनी है, व्यापार खोलना है, हमें व्यापारियों को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन व्यापार उद्योग में तो गुजरात भी तो आगे है अरविंद जी। व्यापार उद्योग में होगा, जरूर है, और ऐतिहासिक तौर पे गुजरात के लोगों को, गुजरातियों को एक बहुत कर्मठ, मेहनती वो माना गया है, इंटेलिजेंट, मेहनती पूरी वो माना गया है एक बिरादरी। तो लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे इकोनॉमिक विकास करके दिखाया, और गुजरात इकोनॉमिक उसके अंदर काफ़ी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश जानता है। वो गुजरात के लोगों की मेहनत का कमाल है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपकी मेहनत और आपकी कर्मठता को, अगर आपके इंटेलिजेंस को सरकार का एक्टिव सपोर्ट मिल जाए, तो ये जो विकास है ये 10 गुना और ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं, दिल्ली के अंदर जब हमने पहले बजट बनाए, कई सारे बजट बनाए, हर बजट के अंदर हमने अपने व्यापारियों को, इनको साथ रखा। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, हम दूसरा बजट हमने बनाया था, हमने कपड़े के ऊपर वैट कुछ बढ़ा दिया, मतलब 3 स्लैब थी, एक 5% की स्लैब थी, एक मान लीजिए 10% की, एक 20% की। हमने सोचा इसमें बड़ी वो होती है, तो हमने सबको 10% कर दिया, 5 वाले को भी 10 कर दिया, 20 वाले को भी 10 कर दिया। हमने सोचा अब विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। मैं विधानसभा से बाहर निकला और सारे कपड़े के व्यापारियों ने मुझे घेर लिया, और उन्होंने कहा सर ये बहुत गड़बड़ कर दिया, ये जो 5% वाला आपने 10% किया है, आसपास के स्टेट्स में ये 5% है, हमारा सारा व्यापार यहां से उठ के बाहर चला जाएगा। आपको ताज्जुब नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर हमने अपने बजट के प्रावधान को विड्रॉ कर लिया और उसको चेंज कर दिया। मैं जानना 70 साल के इतिहास में ऐसी कौन सी सरकार है जिसने बजट पेश किया और व्यापारियों के कहने पे 48 घंटे में बजट का एक प्रोविजन वापस ले लिया, 48 घंटे के अंदर। तो ये जनता की सरकार है। हमारी सरकार जनता की साथ काम करती है, जनता के फीडबैक पे काम करती है और जनता के साथ मिलकर काम करती है। फिर एक बार अरुण जी गुजरात की राजनीति पे आओ, कहीं ये तो नहीं है कि जो निकाय चुनाव है आप लोगों के लिए 2022 की नेट प्रैक्टिस है, जैसे क्रिकेट में होता है कि ग्राउंड को पहले देख लिया जाता है, पिच का अभ्यास किया जा सकता है? तैयारी है, तैयारी जरूर कह सकते हैं, प्रैक्टिस तो नहीं, तैयारी है। मैं समझता हूं कि इस निकाय चुनाव से, पंचायत चुनाव से, कॉरपोरेशन के चुनाव से एक हमारा संगठनात्मक स्तर के ऊपर बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा इस चुनाव के। आपने जैसे शुरू में कहा और मैंने इस बात को माना कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी उस व्यापक स्तर पे नहीं है, लेकिन इस चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी गांव-गांव के अंदर चुनाव लड़ेगी, मोहल्ले-मोहल्ले में, वार्ड में चुनाव लड़ेगी, गली-गली में चुनाव लड़ेगी, तो एक पूरा संगठन, व्यापक संगठन आम आदमी पार्टी का तैयार होगा। अरविंद जी देखिए, गुजरात में इस चुनाव में देखा गया कि आपकी तरह मतलब आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से एक आंदोलन से खड़ी हुई, इसी प्रकार से पास पाटीदार अनामत आंदोलन समिति थी, वो भी एक आंदोलन से खड़ी हुई थी। काफी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, अब कांग्रेस से दूर भी हुए। आपको लग रहा है इस प्रकार का जो आंदोलन से खड़े हुए लोग हो, उनको आप लोग आपकी पार्टी में जोड़ना चाहेंगे? आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं,
गोपाल इटालिया जी जो अभी हमारे गुजरात के प्रमुख हैं, वो भी पाटीदार आंदोलन से निकले हुए हैं, और जो आम लोग हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, जो आंदोलन से नहीं जुड़े लेकिन और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना अपना हर किस्म के व्यक्ति को, आम लोगों को भी जोड़ रहे हैं, इंटेलिजेंशिया को भी जोड़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को भी जोड़ रहे हैं, व्यापारियों को भी जोड़ रहे हैं, टीचर्स को भी जोड़ रहे हैं, पत्रकारों को भी जोड़ रहे हैं। जब सब लोग जुड़ेंगे तभी तो व्यापक विकास होगा। किसी कम्युनिटी को आप फोकस करना चाहेंगे, किसी इलाके को फोकस करना चाहेंगे गुजरात जब में? हम स्कूल बनाएंगे उसमें अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। जब हम स्कूल बनाएंगे उसमें हिंदू का बच्चा भी पढ़ेगा, मुसलमान का बच्चा भी पढ़ेगा, क्रिश्चियन का बच्चा भी पढ़ेगा, सिख का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी। जब हम स्कूल बनाएंगे उसमें इस जात का बच्चा भी पढ़ेगा और उस जात का बच्चा भी पढ़ेगा। सबका व्यापक विकास होगा तभी मेरा भारत आगे बढ़ेगा। जब सबका विकास होगा तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। और संगठन में? संगठन में भी सबका समावेश होना चाहिए। संगठन एक तरह से देश का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ दिन के बाद वोटिंग भी होने जा रहा है महानगर पालिकाओं का। किस प्रकार के नतीजों की उम्मीद है शहरी इलाके में, और उसके बाद में ग्रामीण इलाके के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, वहां किस प्रकार के नतीजों की उम्मीद है? पहला चुनाव लड़ रहे हैं हम, जिसमें पूरी ताकत के साथ लड़ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सब लोगों ने बहुत मेहनत की। जगह जगह लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, प्यार भी मिला, विश्वास भी मिला। मैं समझता हूं कि पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। क्या आप बीजेपी को हराना चाहते हैं या गुजरात में कांग्रेस वाला स्थान लेना चाहते हैं? हम किसी को हराने नहीं जा रहे। हम गुजरात के अंदर एक नई किस्म की राजनीति देने जा रहे हैं। हम एक ऐसी राजनीति देने जा रहे हैं जिसमें राजनीति के अंदर एक आम आदमी के मुद्दों की बात होनी चाहिए। हम लंबी लाइन खींचने के लिए जा रहे हैं। किसी की लाइन मिटाना या किसी को भला बुरा बोलना, गाली गलौज करना, किसी को हराना हमारा मकसद नहीं है। अरुण जी, नतीजों के बाद इस प्रकार के माहौल बने कि बीजेपी की लाइन जो है वो मेजोरिटी तक नहीं पहुंच रही, कोई नगर निगम में, कोई डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, कांग्रेस की भी नहीं पहुंच रही है। ऐसे में आम आदमी के नतीजे ऐसे आते हैं, उसको जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की बॉडी बन जाती है। ऐसे में किसकी लाइन के साथ आप जुड़ोगे? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये हालात बताते हैं, उस वक्त के हालात कैसे होंगे, क्या होंगे, वहाँ लोगों की क्या डिमांड होगी, उस पर निर्भर करेगा। और वहाँ की स्थानीय जो इकाई है, ऐसी चीज़ों में हाईकमांड से, दिल्ली से किसी तरह के निर्देश सही नहीं है। लोकल लेवल पे हमारी जो टीम है, गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात के जो हमारे, वो उनके ऊपर निर्णय छोड़ देना चाहिए कि वो वहाँ का देखते हैं कि वहाँ माहौल कैसा है, लोग क्या चाहते हैं। आपको लग रहा है इस चुनाव में इन्फ्लेशन जैसे मुद्दे जो हैं, महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम आज जितने बढ़े, वो बड़ा मुद्दा बन सकता है, और बनेगा? कितना इफेक्टिव रहेगा? पूरे देश के अंदर आज महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर, केंद्र में एक बड़ा मुद्दा था जब ये आई थी कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम की बात करते थे, लेकिन आज 100 के पार होने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है और जाहिर तौर पे जनता इससे त्रस्त है। एक अंतिम सवाल गुजरात से ही जुड़ा। 2022 में गुजरात में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी? क्या सभी बैठकों पर लड़ेगी, क्या किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी, और अरविंद केजरीवाल की भूमिका तब क्या होगी 2022 को चुनाव में? 2022 में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर जैसे पिछले 6 साल में हमने करके दिखाया, अब हम बातें नहीं कर रहे। आप खुद सोचिए, अगर आज से 6 साल पहले मैं आपको आके कहता कि 24 घंटे बिजली मिलेगी और फ्री बिजली मिलेगी, तो आप मेरी मजाक उड़ाते आप मेरा कि ये नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली में हमने करके दिखाया, हो तो सकता है। अगर मैं आपको कहता कि सरकारी स्कूलों को हम इतना शानदार बना देंगे, तो आप कहते नहीं हो सकता। हमने करके दिखाया, हो तो सकता है। आप हमारे सरकारी अस्पताल देख के आइए, लोगों को यकीन नहीं होता ये सरकारी अस्पताल हैं, इतने शानदार अस्पताल बन गए हैं सरकारी। तो जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, विकास का जो मुद्दा है, देश को 21वीं सदी का भारत बनाने के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी
2022 का गुजरात का चुनाव लड़ेगी। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको शुक्रिया। एबीपी अस्मिता, गुजरातની अस्मिता।